स्वागत है आपका फिर से। आज का जो टॉपिक हमारा है वो टॉपिक है पीएन संधि डायोड को अर्धदिष्टकारी के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है, सरल परिपथ बनाकर कार्यविधि को समझाइए। ये एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 3 नंबर में पूछा जाता है। साथ ही इसका एक दूसरा भाग भी है जो कभी कभार दूसरा भाग भी पूछा जाता है कि पीएन संधि डायोड को पूर्ण दिष्टकारी के रूप में कैसे प्रयोग किया जा सकता है, सरल परिपथ बनाकर उसकी कार्यविधि को भी समझाइए। तो इन दो प्रश्नों को हल करने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि पीएन जो संधि डायोड है ये अलग अलग प्रकार के धनात्मक और ऋणात्मक प्रकार के सिग्नलों के लिए या निवेशी सिग्नल के लिए किस प्रकार से व्यवहार करता है। ये इस प्रश्न के उत्तर में नहीं लिखा जाएगा, लेकिन इस प्रश्न के उत्तर को समझने के लिए ये 2 पॉइंट बहुत जरूरी हैं, इसलिए हम इसको समझ लेते हैं। इसको आपको कहीं लिखना नहीं है, ये केवल एग्जाम की दृष्टि से कॉपी में नहीं लिखा जाएगा, केवल ये आपके समझने के लिए है। इसको समझने के बाद अगर हम इस प्रश्न को हल करेंगे तो हमें थोड़ी आसानी होगी। तो ये क्या है? ये है पीएन संधि डायोड अग्रबाइसिक। अग्रबाइसिक का मतलब क्या है हम पहले भी बता चुके हैं। जब पीएन संधि डायोड का पी सिरा धनात्मक विभव में हो, अर्थात ये पी सिरा जो 1 से जुड़ा है अगर ये धनात्मक विभव पर हो तथा एन सिरा जो 2 पर है वो नेगेटिव विभव से जुड़ा हो, यानी ऋणात्मक विभव से जुड़ा हो, तो पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत कहलाता है। और पीएन संधि डायोड का हमने अग्र अभिनत वक्र भी खींचा था और उत्क्रम अभिनत वक्र भी खींचा था। तो इस स्थिति में डायोड कार्य करेगा, अर्थात जब पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत में होगा, अर्थात इसका पी से जुड़ा हुआ जो पॉइंट 1 है वो धनात्मक हो और 2 से जुड़ा हुआ भाग ऋणात्मक हो, तो ये अग्रबाइसिक होता है। अब इसको कैसे कहते हैं? मान लीजिए आपने प्रत्यावर्ती धारा पढ़ी है, तो ये प्रत्यावर्ती धारा का एक तरंग कहलाता है, जिसमें से आधे साइकिल के लिए ये धनात्मक होती है, आधे साइकिल के लिए ये ऋणात्मक होती है। जो धनात्मक भाग है उसको हमने x से प्रदर्शित किया है और जो ऋणात्मक भाग है उसको हमने y से प्रदर्शित किया है। तो जब ये x वाला भाग यानी ये आधा धनात्मक भाग इस बिंदु 1 पे लगता है तो p कैसा होगा? धनात्मक। n कैसा होगा? ऋणात्मक। तो कैसा बाइसित होगा? ये अग्रबाइसित होगा। तो इसी स्थिति में केवल डायोड कार्य करेगा। हमको ये चीज का ध्यान रखना है कि कब ये वर्किंग होता है और कब ये निष्क्रिय होता है। दूसरा जो भाग है, जब पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनत है, उत्क्रम अभिनत अब इसका ठीक उल्टा होगा, p के साथ धनात्मक, n के साथ नेगेटिव, p के साथ पॉजिटिव। यहां अब आप देखिए p के साथ यदि इसके सिरे 1 पर ऋणात्मक विभव लगा हो और सिरे 2 पर धनात्मक विभव लगा हो, अर्थात पीएन संधि का पी सिरा ऋणात्मक नेगेटिव विभव 1 पर से एवं एन सिरा पॉजिटिव विभव अर्थात 2 से जुड़ा हो, तो उस स्थिति में यह उत्क्रम अभिनत या पश्च दिशिक बाइसिंग कहलाता है। हमने पहले भी पढ़ा है, उत्क्रम अभिनत में एक क्षीण धारा बहती है जो ना के बराबर होती है, अर्थात इस स्थिति में पीएन संधि डायोड कार्य नहीं करता है, यह निष्क्रिय होता है। अगर हम किसी प्रत्यावर्ती धारा को इसमें भेजें, एक तरंग को भेजें, तो उसके किस भाग के लिए कार्य करेगा? जिस भाग के लिए धनात्मक लगा हो, जैसे ये लगा हुआ है। और किस भाग के लिए काम करेगा? काम नहीं करेगा जब इसके लिए y वाला भाग लगा हो, अर्थात y ऋणात्मक वाला भाग इनपुट में हो, तो उस स्थिति में ये निष्क्रिय होगा। तो जब भी हम किसी डायोड को देखेंगे तो किसी भी सर्किट में अगर हमारा डायोड लगा है, किसी भी परिपथ में हमारा डायोड लगा है और अगर उस परिपथ में डायोड के पी से धनात्मक जुड़ा है तो वो कार्य करेगा, और यदि उसके डायोड के पी भाग से यदि ऋणात्मक लगा है तो वो कार्य नहीं करेगा। इन 2 स्थितियों का हमको ध्यान रखना है। इन 2 स्थितियों का ध्यान रखते हुए अब हम बात करेंगे, या जो हमारे पास प्रश्न है, जो प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा, उस प्रश्न का अब हम उत्तर लिखेंगे। तो ये 2 चीजें जो थी उस प्रश्न के लिए महत्वपूर्ण थी, उस प्रश्न को समझने के लिए या उसको उत्तर देते समय उसको समझने के लिए बहुत आवश्यक थी। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अब हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। पीएन संधि डायोड को अर्धदिष्टकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, सरल परिपथ बनाकर कार्यविधि को समझाइए। तो यहाँ हम देख रहे हैं पीएन संधि डायोड अर्धदिष्टकारी के रूप में, और इसका परिपथ आरेख हम देख रहे हैं कि अर्धदिष्टकारी को बनाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये ट्रांसफॉर्मर है। इस ट्रांसफॉर्मर की ये प्राथमिक कुंडली है और ये द्वितीय कुंडली है। क्योंकि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से कम है, इसलिए ये अपचायी ट्रांसफॉर्मर है।
इस अपचाई ट्रांसफार्मर के से दो बिंदु इस द्वितीय कुंडली से जुड़े हुए दो बिंदु हैं ए और बी। बिंदु ए से हम पीएन संधि डायोड को जोड़ देते हैं तथा पीएन संधि डायोड का दूसरा सिरा सी के द्वारा एक लोड प्रतिरोध आरएल के साथ जुड़ा रहता है तथा ये जो आरएल है बिंदु डी के द्वारा इस द्वितीय कुंडली के सिरे बी तक जुड़ा रहता है। इसी ये जो आप इसमें ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, इस ट्रांसफार्मर के इनपुट में यानी प्राथमिक कुंडली में हम प्रत्यावर्ती निवेश वोल्टेज देते हैं। अब आप जानते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज किस प्रकार से होती है, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज इस प्रकार से होती है साइन वेव या कोसाइन वेव, जिसे आप पहले पढ़ चुके हैं। तो इसको हमने निवेशी वोल्टेज दिया। जब ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज निवेशी वोल्टेज यहां से लगी तो अन्योन्य प्रेरण के द्वारा, ये ट्रांसफार्मर का सिद्धांत भी है, अन्योन्य प्रेरण के द्वारा ए पर जो आपको प्रत्यावर्ती वोल्टेज मिलेगी वो प्रत्यावर्ती वोल्टेज इस प्रकार से मिलेगी। ये आप देख सकते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज ए पर जो आएगी वो इस प्रकार से होगी। तो इसको अगर हम देखें तो ये आपका एक तरंग रूप हुआ, यहां से यहां तक एक तरंग आपकी हुई और यहां से यहां तक दूसरी तरंग हुई। अब आप देखते हैं कि एक तरंग के आधे भाग में ये धनात्मक होता है, उसके बाद आधे भाग में ऋणात्मक, फिर अगली तरंग जब आती है तो आधे भाग के लिए धनात्मक, आधे भाग के लिए ऋणात्मक, जिनको क्रमशः यहां पर नाम दिया गया है। जो पहला भाग धनात्मक है उसको 1 कहा गया है, जो दूसरा भाग है उसको 2 कहा गया है जो कि ऋणात्मक है, फिर अगली तरंग के पहले भाग को 3 कहा गया है जो कि धनात्मक है और उसके अगली तरंग के ऋणात्मक भाग को 4 कहा गया है। ये ए पर प्राप्त प्रत्यावर्ती आउटपुट है। किसका आउटपुट है, किसका निर्गत है, ये निर्गत है ट्रांसफार्मर का। इसके बाद इस निर्गत को हम एक पीएन संधि डायोड के सिरे पी से जोड़ते हैं तथा उसके बाद पीएन संधि से जो भी धारा बहती है वो एक निर्गत वोल्टेज देती है इस आरएल लोड प्रतिरोध के अक्रॉस। तो पीएन संधि डायोड अर्धदृष्टिकारी के रूप में जब भी आप इसका उत्तर दे रहे हो परीक्षा में तो ये आपका परिपथ आरेख बनेगा। अब देखते हैं इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के सिरे ए को पीएन संधि डायोड के पी सिरे से जोड़ते हैं। तो आप देख रहे हैं ये जो पी सिरा है ये पी सिरा ए से जुड़ा है तथा एन सिरे को, ये जो एन सिरा है इस एन सिरे को सी के द्वारा यानी बिंदु सी के द्वारा आरएल लोड प्रतिरोध से जोड़ा गया है। लोड प्रतिरोध आरएल का जो दूसरा सिरा होता है डी द्वारा द्वितीय कुंडली के सिरे बी से जुड़ा हुआ होता है। ये हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, पीएन संधि डायोड को अर्धदृष्टिकारी के रूप में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये पॉइंट भी आपको लिखने जरूरी है। तीसरा, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टता प्राथमिक कुंडली में लगाई गई है। ये प्राथमिक कुंडली में लगाई गई है एवं द्वितीय कुंडली के ए पर प्राप्त प्रत्यावर्ती वोल्टता प्रदर्शित की गई है। बिंदु ए पर जो प्रत्यावर्ती वोल्टता प्राप्त होगी 1, 2, 3, 4 के रूप में वो यहां प्रदर्शित की गई है। निर्गत वोल्टता सी वो डी के मध्य आरएल लोड प्रतिरोध पर प्राप्त होती है। जो निर्गत वोल्टेज हमको इससे मिलती है अर्थात जो हमको अर्धदृष्टिकारी के रूप में जो निर्गत वोल्टेज मिलेगी वो मिलेगी हमको इस लोड प्रतिरोध पे मिलेगी। ओम के नियम के अनुसार आप ये भी जानते हैं कि V बराबर I इंटू आर। तो I इंटू आर, आई धारा कौन सी होगी जो इस पीएन संधि डायोड से बहेगी और इस आरएल के अक्रॉस विभव ड्रॉप होगा, विभव पतन होगा जिसका मान हमको निर्गत वोल्टेज के रूप में प्राप्त होगा। तो इतना तो आपको एक्सप्लेन करना है कि अर्धदृष्टिकारी के रूप में इस परिपथ आरेख को ही हमने एक्सप्लेन किया है। अब हम बात करते हैं इसकी कार्यविधि की। तो जब हम इसकी कार्यविधि की बात करते हैं तो निवेशी ए पर जो वोल्टता लग रही है, जो वोल्टता आपको यहाँ शो की गई है 1, 2, 3, 4, 1 धन 2 ऋण 3 धन 4 ऋण, इसी प्रकार से निवेशी ए पर जो वोल्टता वहां दी गई है उसको इस तरंग रूप में यहाँ दिखाया गया है। 1 धन 2 ऋण, यहां से यहां तक एक तरंग, फिर दूसरी तरंग में 3 धन 4 ऋण, फिर तीसरी तरंग में 5 धन और 6 ऋण, ये यहां पर दिखाया गया है। ये जो निवेशी ए पर जो वोल्टता है वो पीएन संधि डायोड पर लगती है और पीएन संधि डायोड पर लगती है तो किसी स्थिति में डायोड कार्य करता है, किसी स्थिति में डायोड निष्क्रिय रहता है। उसके बाद हमको आउटपुट में ये चीज हमको प्राप्त होती है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ बिंदु और लिखेंगे, कार्यविधि के अंतर्गत हम कुछ बिंदु लिखेंगे, उसको समझेंगे अभी। लेकिन कब ये सक्रिय होता है पीएन संधि डायोड और कब निष्क्रिय होता है वो
ये जो आज का वीडियो है, इस वीडियो के प्रारंभ में ही आपको बता दिया गया है, तो आशा है आप लोग इसको आसानी से समझेंगे। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं इसकी कार्यविधि की। आइए अब इसकी कार्यविधि को समझते हैं। इसकी कार्यविधि को समझते हैं। परिपथ आरेख को हमने पहले समझा दिया। कार्यविधि में क्या है, जब द्वितीय कुंडली का सिरा ए धनात्मक होता है तो सिरा बी ऑटोमेटिकली नेगेटिव होता है। इसको आप यहां देख सकते हैं, सिरे ए पर जो वोल्टेज प्राप्त होती है वो साइन के रूप में प्राप्त होती है, साइन वेव के रूप में। बी पर कोसाइन वेव के रूप में प्राप्त होती है, या आप ये कह सकते हैं कि माइनस साइन वेव के रूप में होती है। कोसाइन तो नहीं, माइनस साइन वेव के रूप में प्राप्त होती है। तो जब ए पर 1 धन तो बी पर ऋण, आप देख सकते हैं ऐसे। जब 2 पर ऋण ऐसे, तो 2 बी पर क्या, जब ए पर धन, जब ए पर ऋण लगेगा 2 से तो बी पर लगेगा धन। जब ए पर फिर से 3 में धन लगेगा तो बी पर लगेगा ऋण, और जब ए पर लगेगा ऋण तो बी पर लगेगा धन। तो आप सीधे सीधे ये समझ सकते हैं कि जो द्वितीय कुंडली में जब ए धनात्मक होता है तो बी क्या होगा, ऋणात्मक, और जब ए ऋणात्मक होगा तो बी क्या होगा, धनात्मक। अब क्या कह रहा है कि जब ए सिरा धनात्मक पर है, यानी जब यहां पर 1 लगा है, ये देख सकते हैं आप, जब 1 वाली वोल्टेज लगी है या 1 वाली वोल्टेज लगी है तो ए हो जाएगा धनात्मक, अर्थात इस कंडीशन पे ए हो जाएगा पॉजिटिव। बनाएंगे नहीं, आप एग्जाम में ऐसे नहीं लिखेंगे। ए पॉजिटिव होगा तो बी क्या होगा, नेगेटिव, और एन किससे जुड़ा है, बी से, तो एन सिरा क्या हो गया, नेगेटिव। तो जब पी पॉजिटिव एन नेगेटिव तो डायोड कार्यरत होता है, पहले बात कर चुके हैं। तो इस कंडीशन में डी कार्य करेगा, डी कार्य करेगा तो यहां से धारा बहेगी और इसके अक्रॉस हमको वोल्टेज मिलेगी। ये निर्गत आर एल पर वोल्टेज का मान है जो हमको यहां पर प्राप्त होती है। जब पीएन संधि के पी सिरे को धनात्मक से जोड़ा जाता है तथा एन सिरे को ऋणात्मक से, तो डायोड पीएन संधि कार्य करता है एवं आरएल पर निर्गत वोल्टता प्राप्त होती है। जैसा कि आप इस एक वाले के लिए आप यहां पर एक आउटपुट वोल्टेज देख रहे हैं, ये आउटपुट वोल्टेज है। फिर बात करते हैं, जब ए पर तरंग का भाग 1, 3 व 5 है। अब समझिए, 1 और 3 तो यहां दर्शाए गए हैं, अर्थात 1 भी धन, 3 भी धन, और ऐसे ही 5 भी धन। तो जब यहां पर धनात्मक वोल्टेज लगी है, यानी 3 वाला भाग लगा है, तो पी पर क्या लगा है, ये जो चित्र बना है ये ए के लिए चित्र बना है। तो जब 3 पर लगाया तो क्या लगा, धन। जब 5 पर लगाया तो क्या हुआ, धन, अर्थात ए धनात्मक है तो बी क्या होगा, ऋणात्मक। ए धनात्मक है तो पी क्या होगा, धनात्मक, और एन क्या होगा, ऋणात्मक, और डायोड कार्य करेगा। तो 1, 3 और 5 इन तीनों कंडीशन के लिए जो डायोड है वो डायोड कार्य करेगा, उससे फॉरवर्ड करंट बहेगी। वो जो अग्रधारा है वो आरएल पर लोड प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप करेगी और वो निर्गत वोल्टेज मिलेगी। 1 के अक्रॉस आपको ये मिली थी, 3 में भी ये कार्य करता है तो 3 में भी आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगी, और 5 में भी ए धनात्मक है यानी डायोड कार्यरत है। ये देखिए आप, 1 पर डायोड वर्किंग, 3 पर डायोड कार्यरत, 5 पर डायोड कार्यरत, तो आपको क्या मिलेगा, आउटपुट इस प्रकार से प्राप्त मिलेगा। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, ए पर जब तरंग का मान 1, 3 व 5 है, 1, 3 व 5 समझिए, हाँ 1, 3 और 5 है, तो पी सिरा धनात्मक, एन सिरा ऋणात्मक तथा आरएल के द्वारा निर्गत प्राप्त होगा तथा डी कार्य करेगा, जैसा हम दिखा चुके हैं। 1 डी वर्किंग, आउटपुट आपको मिला, 3 धनात्मक, डी वर्किंग कार्यरत, आपको आउटपुट मिला, 5 धनात्मक, डी वर्किंग, आपको आउटपुट मिला। ये डी क्या है, पीएन संधि डायोड। अब बात करते हैं, जब ए पर 2, 3 और 4 वाला प्रत्यावर्ती धारा का भाग है, 2 मतलब ऋणात्मक, जब ये ऋणात्मक तो ये धनात्मक, 4 वाला भाग जब ये ऋणात्मक तो ये धनात्मक, और 6 वाला भाग भी क्या है, ऋणात्मक है। तो उस कंडीशन पे क्या लगेगा, जब 2, 4 और 6 लगता है, यानी हम इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाए, अगर इसको आपको एग्जाम में कुछ नहीं करना है, ये जो एग्जाम में आपको चित्र बनाना है वो लास्ट में हम बना के आपको देंगे। जब 2, 4 और 6 लगेगा तो ए हो जाएगा ऋणात्मक, और पी जो ऋणात्मक से जुड़ेगा और एन जुड़ेगा धनात्मक से। तो इस स्थिति में देखिए आप, जब पी ऋणात्मक और एन धनात्मक, तो ये कहलाएगा आपका उत्क्रम अभिनत, और उत्क्रम अभिनत में डायोड, जो डायोड डी होता है वो निष्क्रिय होता है। इस वीडियो के पहले भाग में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उस स्थिति में देखिए, जब 2 वाला भाग लगेगा,
कहां पर, ए पर, तो ये ऋणात्मक है। जब ऋणात्मक है तो डी निष्क्रिय होगा, डी निष्क्रिय होगा तो इससे कोई भी धारा नहीं बहेगी। जब कोई धारा नहीं बहेगी तो ओम के अनुसार आई का मान शून्य से होने से निर्गत वोल्टेज का मान भी क्या हो जाएगा, शून्य। आप देख सकते हैं इस वाले भाग में, दो वाले भाग में हमको कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार हम देखते हैं भाग 4 वाला प्रत्यावर्ती धारा का जो भाग है ये भी ऋणात्मक है, अर्थात P से हमारा ऋणात्मक लगा। जब P से ऋणात्मक लगा तो ये जो डायोड है वो निष्क्रिय अवस्था में होगा। डायोड निष्क्रिय अवस्था में होगा तो कोई भी अग्रधारा नहीं होगी, अग्रधारा आई नहीं होगी तो वोल्टेज का मान 0 होगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर कोई भी वोल्टेज हमको प्राप्त नहीं होती है। इसी प्रकार से हम 6 वाला भाग देखते हैं, ये भी ऋणात्मक है तो डायोड निष्क्रिय होगा, हमको कोई भी भाग नहीं दिखता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जब हमने, अब आप जो चित्र बनाएंगे एग्जाम में वो ये वाला चित्र होगा, इसको बनाए रखेंगे आप, 1 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव, 4 नेगेटिव, इस वाले भाग को बनाए रखेंगे। अब आप देखिए ये प्रत्यावर्ती धारा का एक साइकिल है, एक चक्र है। इस चक्र के आधे चक्र के लिए आपको निर्गत वोल्टेज मिल रही है, आधे चक्र के लिए निर्गत वोल्टेज नहीं मिल रही है। फिर जो धनात्मक भाग है उसके लिए निर्गत वोल्टेज मिल रही है, जो ऋणात्मक भाग है अगले चक्र का जो आधा भाग है उसके लिए आपको वोल्टेज नहीं मिल रही है। फिर जो तीसरी प्रत्यावर्ती तरंग है उसके पॉजिटिव भाग के लिए आपको निर्गत मिल रहा है, जबकि उसके ऋणात्मक भाग के लिए आपको निर्गत नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए यह कहलाता है अर्धदिष्टकारी, अर्थात किसी भी तरंग के आधे भाग के लिए कार्य करता है और आधे भाग के लिए कार्य नहीं करता है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि पीएन संधि डायोड को अर्धदिष्टकारी के रूप में हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं और अर्धदिष्टकारी का निवेशी व निर्गत तरंग रूप हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो ये एक बहुत सरल प्रश्न है जिसको अगर आप एक बार समझ गए तो फिर इसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। अब हम इसके अगले भाग के बारे में चर्चा करेंगे जो है पीएन संधि डायोड पूर्ण दिष्टकारी के रूप में, उसको अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। वो भी 3 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, सरल परिपथ के रूप में उसको हम समझाएंगे। अब यहां पर हम देखते हैं पीएन संधि डायोड को पूर्ण दिष्टकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, सरल परिपथ बनाकर कार्यविधि को समझाइए। ये प्रश्न भी एग्जाम की दृष्टि से 3 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं पीएन संधि डायोड पूर्ण दिष्टकारी के रूप में। उसकी हम ये जो हमने परिपथ आरेख बनाया है, इस परिपथ आरेख को हम समझाते हुए लिखेंगे कुछ पॉइंट्स में। तो ये हमारी इसकी एक इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले हम देख लेते हैं परिपथ आरेख में आपको क्या करना है। परिपथ आरेख में पुनः आपको एक अपचाई ट्रांसफार्मर बनाना है। इस अपचाई ट्रांसफार्मर में अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज ये है कि इसके बिंदु ए और बिंदु बी दोनों से पीएन संधि डायोड आपको जोड़ने हैं। ये एक पीएन संधि डायोड है, ये एक पीएन संधि डायोड है। यहाँ दोनों सिरों ए और बी से 2 पीएन संधि डायोड आपके जुड़ेंगे, डायोड D1 और डायोड D2। डायोड D1 और D2 के जो एन सिरे हैं, दोनों के एन सिरे को एक साथ जोड़ के हम बिंदु X के साथ संयुक्त करते हैं और बिंदु X को एक लोड प्रतिरोध RL के द्वारा जोड़ा जाता है यहाँ पर। और इस लोड प्रतिरोध RL का जो दूसरा सिरा है वो Y से जोड़ा जाएगा, जो Y इस सेकेंडरी या इस द्वितीय कुंडली के मध्य बिंदु से जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए इसको कहते हैं मध्य निकासी बिंदु। तो ये इससे जुड़ा रहता है। ये इसका परिपथ आरेख है। यहां से हम प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टता देते हैं। जब प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टता देते हैं तो आपको मालूम है ए पर हमें क्या प्राप्त होता है। ए पर हमें इस तरह की तरंग प्राप्त होती है जिसको हम दिखाते हैं 1 धन, 2 ऋण, 3 धन, 4 ऋण, और अभी ऐसे आगे को आते रहेगा। बी पर क्या होगा, इस बी पर ठीक इसका उल्टा होगा, अर्थात जब 1 धनात्मक है ए पर तो यहाँ 1 हो जाएगा ऋणात्मक। जब 2 धनात्मक है ए पर तो बी पर 2 हो जाएगा धनात्मक। जब 3 हो जाएगा धनात्मक ए पर तो बी पर हो जाएगा ऋणात्मक, और जब ए पर ऋणात्मक होगा तो बी पर हो जाएगा धनात्मक। अर्थात जब ए धनात्मक है आपका तो बी हो जाएगा ऋणात्मक, जब ए ऋणात्मक होगा तो बी क्या होगा, धनात्मक। अब आप इसको पहले समझ चुके हैं। जब ए धनात्मक होता है तो पीएन संधि डायोड कार्य करता है, अग्रवाइसित होता है, D1 कार्य करेगा। उसी समय आप देखिए जब ए धनात्मक है तो बी क्या होगा, ऋणात्मक। जब पी ऋणात्मक से जुड़ा होता है तो ये निष्क्रिय होता है, D2 काम नहीं करेगा। अर्थात एक बार D1 जब काम कर रहा है तो D2 कार्य नहीं करेगा। दूसरा देखते हैं, जब ए पर ऋणात्मक यानी 2 बिंदु लगता है, ये वाला 2 वाला बिंदु लगता है तो कौन सा कार्य करेगा,
ये P जुड़ जाएगा ऋणात्मक से, तो डायोड D1 काम नहीं करेगा, ये निष्क्रिय हो जाएगा। लेकिन उसी समय B क्या होता है, धनात्मक, ये धनात्मक P से लगेगा, तो ये कैसा बायसित हो जाएगा, अग्र बायसित हो जाएगा, अग्र उत्क्रम हो जाएगा, सॉरी अग्र अभिनत हो जाएगा। उस कंडीशन में D2 काम करेगा। तो होता क्या है कि तरंग के आधे भाग के लिए D1 काम करता है, D2 निष्क्रिय रहता है। फिर उसका जो अगला ऋणात्मक भाग आता है उसके लिए D1 निष्क्रिय रहता है और D2 कार्य करता है। फिर जो तीसरा भाग धनात्मक आता है उसके लिए D1 काम करेगा, D2 काम नहीं करेगा, D2 निष्क्रिय रहेगा। फिर फोर्थ वाला जो पार्ट आता है उसके लिए D1 काम नहीं करेगा, D2 काम करेगा। तो आधे आधे सर्किल के लिए दोनों काम करते हैं। तो हमको जो निर्गत वोल्टता होती है वो प्लस वाले के लिए भी मिलती है और माइनस वाले के लिए भी मिलती है, इसलिए इसको पूर्ण दिष्टकारी भी कहा जाता है। अब थोड़ा इसकी संरचना को और परिपथ आरेख को हम देख लेते हैं, या संरचना को देख लेते हैं। पूर्ण दिष्टकारी में अपचायी ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के दोनों सिरों ए वो बी से क्रमशः D1 डायोड और D2 डायोड को जोड़ा जाता है। डायोड D1 और D2 के N सिरे को X के द्वारा, देखो ये इसका N सिरा है, ये भी इसका N सिरा है, इन दोनों को X के द्वारा लोड प्रतिरोध RL से एवं लोड प्रतिरोध RL के दूसरे सिरे को Y द्वारा ट्रांसफार्मर के मध्य निकासी द्वारा जोड़ा जाता है। ये चित्र में हमको व्यक्त किया, हमने इसको एक्सप्लेन किया। अब देखिए, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता को ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में यहां पर हमने दिया हुआ है, एवं लोड प्रतिरोध RL पर निर्गत वोल्टता प्राप्त होती है। इस बात का ध्यान रखेंगे, जब A धनात्मक होता है तो B ऋणात्मक होता है। तो ये तो हो गया इसका परिपथ आरेख और इसकी डिस्क्रिप्शन, थोड़ा बहुत इसके बारे में वर्णन। अब हम बात करेंगे कि ये काम कैसे करता है, मतलब कौन से प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के लिए निर्गत वोल्टता कब कब मिलती है, इसको हम समझेंगे कार्यविधि में। और जब हम कार्यविधि समझेंगे तो साथ में हम इसको भी बनाएंगे, इसको कंप्लीट बनाएंगे। हमने क्या बनाया है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो बने हैं, पिछले वाले में एक बना था, यहाँ पर दो बने हैं। चूंकि यहाँ पर दो डायोड है तो A हो जाएगा डायोड D1 के लिए और B वाला जो वक्र है वो हो जाएगा डायोड D2 के लिए। आप देख भी रहे होंगे एक दूसरे के उल्टे हैं, जब ये प्लस है ये माइनस है, जब ये माइनस है ये प्लस है, जब ये धनात्मक है ये ऋणात्मक है, जब ये ऋणात्मक है ये धनात्मक है, ऐसा आगे की ओर को चलता रहेगा। तो अब हम यहां पर देखते हैं पीएन संधि डायोड की पूर्ण दिष्टकारी के रूप में कार्यविधि। देखिए, जब हम निवेशी वोल्टता लगाते हैं तो जो द्वितीय कुंडली है उसमें A पर जो तरंग मिलती है वो कैसे मिलती है, धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक। पहले ही बता चुका हूं कि जो एक चक्र है या एक तरंग है वो तरंग यहां से लेके यहां तक होती है। तो एक तरंग में एक बार धन एक बार ऋण, दूसरी तरंग में फिर से धन फिर से ऋण। उसी समय B पर भी हमको एक प्रत्यावर्ती तरंग मिलती है जो पहले ऋण होती है फिर धन होती है, अर्थात एक ही उल्टी होती है। दूसरी बार भी पहले ऋण होती है दूसरी बार धन होती है, एक ही उल्टी होती है। या ए का ऊपर अगर साइन वेव है तो यहाँ पर माइनस साइन वेव होती है। तो अब इसको थोड़ा देख लेते हैं। प्रत्यावर्ती तरंग के प्रथम चक्र में ए जो होता है वो धनात्मक होता है। प्रथम चक्र क्या है, अब आप इसको समझिए। प्रथम चक्र कहने का मतलब है कि यहां से यहां तक, यहां से लेके यहां तक एक तरंग है, यहां से लेके यहां तक दूसरी तरंग है, यहां से यहां तक लेके तीसरी तरंग है, यहां से इसी प्रकार यहां से यहां तक पहली तरंग, यहां से यहां तक दूसरी तरंग और यहां से यहां तक तीसरी तरंग। तो आप देखिए, जो पहली तरंग है उसके चक्र एक, यानी यहां पर लिखा गया है प्रथम चक्र। प्रथम चक्र मानी चक्र एक, जो एक लिखा है आधा भाग, इसके लिए ए धनात्मक है और बी क्या है, बी क्या है, ऋणात्मक। अर्थात प्रथम चक्र के लिए डायोड D1 किससे जुड़ा है, धन से, और डायोड D1 का जो भाग P है वो किससे जुड़ा है, धन से। उसी प्रथम चक्र के लिए डायोड D2 का भाग किससे जुड़ा है, ऋण से। तो जब P धन से जुड़ा है तो D सक्रिय होगा, कार्य करेगा। जब P ऋण से जुड़ा है तो D2 क्या होगा, निष्क्रिय होगा। तो इस अवस्था में प्रथम चक्र में A धनात्मक और B ऋणात्मक होता है। डायोड D1 अग्र अभिनत व कार्यशील है परंतु D2 निष्क्रिय है। क्यों है मैं अभी समझा चुका हूं, D1 और D2। इस प्रकार से लोड RL पर प्रथम चक्र के लिए, प्रथम जो चक्र है आधा आधा चक्र के लिए है, तो जो लोड RL है, इस लोड RL पर जो वोल्टता होती है केवल डायोड D1 के द्वारा प्राप्त होती है। तो इस वाले भाग के लिए, इस भाग के लिए D1 काम करता है, यानी आप यहां लिख लेते हैं। तो यहां पर D1 क्या है, सक्रिय है, ओके है,
और D2 क्या है, निष्क्रिय, इसको काट देते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, D1 के द्वारा यहां से एक अग्रधारा बहेगी, वो अग्रधारा यहां पर ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज देगी। तो ये वोल्टेज हमको यहां पर मिल गई ऐसे पॉजिटिव। ये कहां पर है, निर्गत RL पर जो विभव हमको मिल रहा है। अब देखते हैं द्वितीय अर्धचक्र 2 में। अब द्वितीय अर्धचक्र 2 कौन है, पूरी तरंगे यहां से यहां तक, तो द्वितीय अर्धचक्र यहां से यहां तक, तो 2 ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है। ऋणात्मक किस पर है, A पर, और धनात्मक किस पर है, B पर। तो यहां देखिए ये जो 2 वाला भाग है, यहां लग गया ऋण और यहां लग गया धन। अब आप बताइए क्या होगा, सिंपल सी बात है। अब आप इसको बता सकते हैं, यहां ऋण लगा है, P से ऋण लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, D1 को उत्क्रम बायसित करेगा या उत्क्रम अभिरत करेगा। तो D1 निष्क्रिय और D2 कार्य करना प्रारंभ कर देगा। तो ये तो कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन धारा कहां से बह रही है, ये कार्य करने लगा, तो धारा यहां से बह के फिर से हमको लोड पे मिलेगी। तो वही चीज लिखा है, द्वितीय अर्धचक्र 2 में A ऋणात्मक तथा B धनात्मक है। इस प्रकार D1 डायोड, पॉजिटिव को धनात्मक बोलते हैं और नेगेटिव को बोलते हैं ऋणात्मक। तो अतः डायोड D1 निष्क्रिय एवं D2 क्या है, सक्रिय है। तो लोड RL पर जो वोल्टता है केवल डायोड D2 के द्वारा प्राप्त होती है, अर्थात इस कंडीशन में D2 सक्रिय है। तो यहां पर हमारे पास क्या है, इस वाले कंडीशन पे D1 निष्क्रिय है, डायोड D2 क्या है, सक्रिय है। तो हमको यहां पर भी आउटपुट मिल गया इस प्रकार से पॉजिटिव। अब ये तो हो गया एक सर्किल के लिए, अर्थात इस प्रकार प्रथम अर्धचक्र 1 में D1 सक्रिय और D2 निष्क्रिय है, एवं द्वितीय अर्धचक्र 2 में D1 निष्क्रिय है एवं D2 क्या है, सक्रिय है। तो इस प्रकार से आधे भाग के लिए, इस वाले भाग के लिए D1 आपको आउटपुट दे रहा है, ये D1 आपको यहां निर्गत दे रहा है, इस वाले भाग के लिए D2। तो अब यही चीज बार बार रिपीट होती है। क्यों रिपीट होती है, आप देख रहे हो एक तरंग ये है, दूसरी तरंग भी सेम है, तीसरी तरंग भी सेम है, तो वो सेम तरीके से ही D1 और D2 पे लगेगी। तो एक के लिए अगर D1 काम कर रहा है तो 3 के लिए भी कौन काम करेगा, D1 काम करेगा। 5 के लिए भी कौन काम करेगा, D1 काम करेगा। 7 के लिए भी कौन काम करेगा, D1 काम करेगा। कौन काम नहीं करेंगे, क्योंकि यहां देखिए ये लग गया, ये जो ऊपर वाली तरंग है ये लग रही है D1 पे, नीचे वाली तरंग लग रही है D2 पे, तो D2 का P ऋणात्मक हो गया, तो D2 काम नहीं करेगा। यहां भी D2 काम नहीं करेगा, यहां भी D2 काम नहीं करेगा। तो इस प्रकार से यहां पर जो आउटपुट मिला आपको किसने दिया, D1 डायोड ने दिया पॉजिटिव। फिर यहां पर भी जो आपको आउटपुट दिया वो किसने दिया, D1 डायोड ने दिया पॉजिटिव। यहां पर भी जो आउटपुट दिया आपको किसने दिया, डायोड D1 ने दिया पॉजिटिव। अब बात करते हैं उन भाग पर, जैसे एक की भांति जो चक्र 3, 5 और 7 है, अर्थात 3, 5 और 7 धनात्मक A पर लगा, D1 हमेशा काम करेगा, D1 काम कर रहा है, D1 काम कर रहा है और D1 काम कर रहा है। उसी कंडीशन में 3, 5, 7 के लिए, 3 के लिए ये ऋण, 5 के लिए ये ऋण, 7 के लिए ये ऋण, B पर लगा यानी ऋण लगा, तो ऋण लगा तो डायोड D2 क्या हो गया, निष्क्रिय। तो आउटपुट किसने दिया, D1 ने। अब हम बात करते हैं 2 की भांति ही चक्र 2, 4 और 6 होते हैं। देखिए 2 जो वाला भाग था, 2 वाला भाग क्या था, ऋण था, किस पर, A पर। D1 काम नहीं कर रहा था, कौन काम कर रहा था, D2, क्योंकि ये धनात्मक था B पर जो लग रहा था। अब देखिए 4 पर, 4 वाला ऋणात्मक है A पर, तो D1 काम नहीं करेगा। और धनात्मक किस पर है 4 के लिए, B पर, ये धनात्मक है, तो कौन काम करेगा, D2। अर्थात इसमें कौन काम नहीं करेगा, D1 काम नहीं करेगा, कौन काम करेगा, D2। फिर देखिए यहाँ 6 में ये फिर से ऋणात्मक हो गया A पर, कौन काम नहीं करेगा, D1। D1 क्या होगा, निष्क्रिय। और D2 क्या होगा, क्योंकि ये धनात्मक है 6 के लिए, तो D2 हो जाएगा सक्रिय। तो D1 जो है वो हो गया निष्क्रिय और D2 हो गया सक्रिय। हम इसको समझते हैं। तो यहां पर आउटपुट कौन देगा आपको, क्योंकि D1 काम नहीं कर रहा है, D2 काम कर रहा है, तो D2 से धारा बह के X पर पहुंचेगी। अब इसको जरा ध्यान से देखिए आप, D1 काम कर रहा है, D2 काम नहीं कर रहा, तो धारा किससे मिली, D1 से। D1 काम नहीं कर रहा है, D2 काम कर रहा है, तो धारा किससे मिली, D2 से। चाहे कोई भी एक काम करे, आपको धारा कहां पर मिलेगी, X पे, और आपको क्या मिलेगा, आउटपुट में वोल्टेज मिलेगी। तो इस प्रकार से जब D2 काम कर रहा है तो आपको आउटपुट वोल्टेज इस प्रकार से मिलती है। ये आपको प्लस और प्लस मिला। तो ये क्या है,
तो एक की भांति चक्र 3, 5, 7 में D1 सक्रिय और D2 निष्क्रिय है, कैसे अब आप समझ गए हैं। इसी प्रकार 2 की भांति चक्र 2, 4, 6 में D1 निष्क्रिय और D2 क्या है, सक्रिय है। अतः प्रत्येक चक्र हेतु लोड प्रतिरोध RL में निर्गत वोल्टता प्राप्त होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रत्येक चक्र के लिए, चाहे वो चक्र धनात्मक हो चाहे वो चक्र ऋणात्मक हो, आपको आउटपुट में वोल्टेज मिलेगी। यानी किसी तरंग के दोनों चक्रों में, यानी पूरी तरंग के लिए, आधी तरंग धनात्मक आधी तरंग ऋणात्मक दोनों भाग के लिए, पूरे चक्र के लिए आपको RL लोड पर निर्गत वोल्टता प्राप्त होती है। अब ये थोड़ा सा अच्छा दिखे इसके लिए हम क्या करते हैं, जो काम नहीं करता है उसको मिटा देते हैं, उसको लिखने की हम जरूरत नहीं रखते हैं इसमें, तो इसको मिटा देंगे हम। तो अब आप देख सकते हैं सीधे सीधे से भाग में है 1, 3, 5, 7 पे D1 और D1 कार्य करता है, तो हमको आउटपुट में वोल्टेज मिलती है इस प्रकार से। इसी प्रकार से 2, 4, 6 में कौन सा काम करता है, D2 काम करता है, D2 काम करता है, D2 काम करता है, तो हमको आउटपुट मिलती है। तो अब आप देख लीजिए, धन भाग के लिए भी आउटपुट मिला, ऋण भाग के लिए भी आउटपुट मिला, फिर से धन भाग के लिए भी आउटपुट मिला, निर्गत मिला, ऋण भाग के लिए भी निर्गत मिला, फिर धन भाग के लिए भी निर्गत मिला, ऋण भाग के लिए भी निर्गत मिला। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी तरंग के लिए लोड प्रतिरोध RL पर निर्गत वोल्टता मिलती है, इसलिए इसको कहते हैं पूर्ण दृष्टिकारी। तो पूर्ण दृष्टिकारी जो आपका डायोड का जो प्रयोग पूर्ण दृष्टिकारी का होता है, उसमें क्या होता है, किसी भी तरंग के दोनों हाफ के लिए, धनात्मक भाग, धनात्मक अर्धभाग और ऋणात्मक अर्धभाग के लिए भी हमको निर्गत में वोल्टता प्राप्त होती है। तो आशा करते हैं आप इस परिपथ आरेख को समझ गए होंगे और इसके बाद वेव फॉर्म को भी समझ गए होंगे। तो ये दो भाग थे, अर्धदृष्टिकारी और पूर्ण दृष्टिकारी, जो एग्जाम की दृष्टि से 3-3 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 5 मार्क्स में आने की संभावना थोड़ी सी इसकी कम है, फिर भी 3-3 मार्क्स में आप इसको तैयार कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, और एक साथ भी तैयार करेंगे तो भी आप 5 नंबर के मार्क्स में इसको लिख सकते हैं। तो ये आज का ये अध्याय हमने खत्म किया है। कल हम बात करेंगे जेनर डायोड के बारे में बात करेंगे, और जेनर डायोड कैसे वोल्टता नियंत्रक के रूप में काम करता है वो चीज हम डिस्क्राइब करेंगे। धन्यवाद।